हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कोमल आज आपके लिए एक टॉपिक के साथ आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। जी हाँ, गॉल स्टोन्स के बारे में। गॉल स्टोन्स मेडिकली हम उसे कोलीलिथियासिस भी बोलते हैं। मतलब जब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं गॉल स्टोन्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि गॉल ब्लैडर है क्या और इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पियर से शेप सैक है जो हमारी लिवर के नीचे पाया जाता है, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी में मिलता है। तो ये छोटा सा एक सैक है जिसका क्या फंक्शन है। जब हमारी लिवर बाइल प्रोड्यूस करती है तो वो किधर भी जाती है, वो गॉल ब्लैडर में भी जाती है। तो जितना भी बाइल है वो हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये था कुछ गॉल ब्लैडर के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है तो वो जब गॉल ब्लैडर में भिजाता है तो गॉल ब्लैडर हमारी बाइल को स्टोर करता है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि गॉल ब्लैडर उसे कैसे हमारे लिवर गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन्स में भी जाता है, कैसे हमारे फूड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स किस में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये किस में पाए जा सकते हैं गॉल स्टोन्स। तो मैं ये बोलूँगी जिनकी लाइफ सेडेंट्री है, जो दिन भर बहुत सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, जो 40 प्लस है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी मात्रा पाई जा सकती है। जिन कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल जो डाइट लेते हैं, जो वेट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं। मतलब अब आजकल ये एक ट्रेंड हो गया कि हमें वेट लूज़ करना है तो हम रैपिडली वेट लूज़ करने के लिए देखते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि रैपिडली वेट लूज़ करने से हमारे बॉडी में क्या हार्म हो सकते हैं। तो गॉल स्टोन्स और किसे होते हैं जिनकी लो फाइबर डाइट होती है या जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ होता है, और जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी पाई जाती है गॉल स्टोन्स के लिए। ये कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं यूँ बोल सकती हूँ कि गॉल स्टोन्स हमें आने के चांसेस हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे एस्पेक्ट पे। हम ये देखेंगे कि हमें ये गॉल स्टोन्स किस टाइप के होते हैं और ये क्या चीज़ों से बने हैं। तो मेनली गॉल स्टोन्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड गॉल स्टोन, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, और दूसरे होते हैं पिगमेंट गॉल स्टोन्स। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स जो है हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक से हमें होने के चांसेस होते हैं। जैसे जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल फूड या ग्रीसी फूड्स जब हम लेते हैं, तो जब हमारे लिवर में वो प्यूरिफाई होने के लिए आता है, जब रेड ब्लड सेल्स हमारे लिवर में एंटर करते हैं और फिर वो बाइल प्रोड्यूस करके गॉल ब्लैडर में भी जाते हैं, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई होता है तो फिर हमें कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। मेनली देखिए, जो गॉल स्टोन्स है वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स ही पाए जाते हैं। अब दूसरा हो गया पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स। तो ये जो पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स है, मैं ये बोलूँगी हाई कंटेंट ऑफ बिलिरुबिन अगर हमारे बाइल में प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से ये स्टोन्स ज़्यादा होते हैं। बट ये जनरली इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि अगर हाई कंटेंट ऑफ बिलिरुबिन क्यों प्रोड्यूस होता है, जब हमारा उसके क्या कारण हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अगर हमारा फैटी लिवर है या हमारा लिवर ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, या बोल सकते हैं कि लिवर सिरोसिस के वजह से हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये था टाइप ऑफ गॉल स्टोन्स। अब हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें हम लाइफस्टाइल से कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आजकल जैसे सी सेक्शंस इतने फ्रीक्वेंटली हमें सुनने मिल रहा है कि सी सेक्शंस एक यूं चुटकी बजाया और डॉक्टर ने बोल दिया कि सी सेक्शन है। देखिए मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं ये बोलती हूँ कि ऑपरेशन जो होना चाहिए, जो सर्जरी होनी चाहिए, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि हमें कुछ छोटी सी चीज़ हुई और हम सीधा उसे ऑपरेट कर दें या सीधा सर्जरी करा दें। डेफिनेटली देखिए अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती है, जैसे मैं बोलूँगी पहला लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस और हमारी डाइट चेंज, और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हम उसे मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करें, और तीसरा लाइन ऑफ एक्शन, जो लास्ट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए सर्जरी, ना कि यूँ चुटकी बजाया और हमें गॉलस्टोन्स हो गए और हमें जाकर हम उसे ऑपरेट कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, गॉलस्टोन जब हम बोलते हैं कि जनरली बोला जा रहा है कि गॉलस्टोन, गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी का एक बहुत ही फेटल ऑर्गन है जिसको हम निकालने के बाद में भी सरवाइव कर सकते हैं या कोई बिना रिस्क के हम जिंदा रह सकते हैं। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि देखिए जब हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रोल है। ओके, जब गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में क्यों पाया जाता है, अब एक छोटी सी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगी। जब हमारे लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वो उसे बाइल में कन्वर्ट करके गॉल ब्लैडर में भेजाते हैं और गॉल ब्लैडर वो बाइल को स्टोर करता है। जब हम खाना, ये आपने समझ लिया। फिर अब ये देखिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं वो हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस में जिसे बोलूँ, उससे नीचे हमारे स्टमक में जाता है। वहाँ पे वो स्टमक एसिड से कंबाइन होके काइम बनता है, जो 3.5 से 4 घंटे में बोलूँ, लगभग 4 घंटे लगते हैं ये प्रोसेस को होने। खाना 4 घंटे हमारे स्टमक में पाया जाता है, फिर स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो गॉल ब्लैडर है उसकी एक डक्ट आती है जो सीधा हमारे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और एक डक्ट जाती है पैनक्रियाज में। तो जब हमारा वो काइम जो बनता है, खाना प्रोसेस होकर के 4 घंटे बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो गॉल ब्लैडर उसे फूड के अकॉर्डिंगली, जितना हमारा फूड है उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टोर्ड बाइल है वो धीरे धीरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भिजाता है, और वहाँ पे जो है वो खाना पूरा फैट में ब्रेक होकर के आगे बढ़ता है और उसका आगे प्रोसेस चलता है। तो जब हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर ही नहीं रहेगा तो ये जो स्टोर्ड बाइल है, पहली बात तो एक कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बाइल, फर्स्ट चीज़, और अगर हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर ही नहीं रहा तो बाइल कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं रहा, वो लिक्विड ही थोड़ा सा पतला हो जाएगा मैं बोलूँगी। तो जब वो स्टोर्ड बाइल नहीं है तो वो डायरेक्टली, पहली बात तो इंटेस्टाइन्स में ड्रिप करेगा। उसे स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है, तो वो धीरे धीरे ड्रिप होते रहेगा, चाहे हम खाना खाएं चाहे ना खाएं, तो वो ड्रिप धीरे धीरे हमारे इंटेस्टाइन्स में होते रहेगा। और दूसरी, इससे ड्रिप होने से क्या होगा, हमारी इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है, जो लाइनिंग है, वो बार बार इरिटेटेड होते रहती है और हमें डायरिया की प्रॉब्लम होना, हमारा जो गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज है वो उसे अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी कि एक डक जाती है पैनक्रियाज में। ठीक है, पैनक्रियाज हमारे बॉडी में किस लिए रहता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो वो मैनेज करता है हमारे ग्लूकोज और शुगर लेवल्स को। ठीक है, जब आपके उसमें डायरेक्टली जब वो पैनक्रियाज से होकर के फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आना पड़ेगा बाइल को, अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो वो पैनक्रियाज के सेल्स को अफेक्ट करेगा और उसे धीरे 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 वीक बनाएगा। तो इससे क्या चांसेस होंगे कि इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर, और इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर और हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि गॉल ब्लैडर नहीं होना। देखिए, ज़रूरी है हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका फूड गॉल ब्लैडर निकालने के बाद में जब वो ठीक से फूड ही प्रोसेस नहीं होगा, फैट्स में ब्रेक नहीं होगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ओबेस होती जाएगी, फैट मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा स्टोर होने लगेंगे। तो ये मैं
बोलूँगी कि नेगेटिव है, माइनस है गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए, गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए। डेफिनेटली अगर कोई जैसे एक्सीडेंट हुआ या कोई और दूसरे बीमारी से हमारा गॉल ब्लैडर अफेक्ट होता है और उसे हमें निकालने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ना कि यूँ बस खाली गॉल स्टोन्स हुए और हमने कोई और चीज़ से मैनेज नहीं किया, सीधा गए हम उसे सर्जरी हमने करा दी, तो मैं ये चीज़ के लिए बोलूँगी कि वो ऑर्गन के बिना ज़िंदगी भर हमें रहना, तो ये मेरे लिए तो एक बिग नो है। तो पहले हम उसे लाइफस्टाइल से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हम उसे लाइफस्टाइल से कैसे मैनेज कर सकें। पहला तो जब हमें देखिए जो गॉल स्टोन्स है जनरली 60-40 रेशियो में मैं बोलूँगी कि 60% अगर हमारे बॉडी में है तो उसका कोई मतलब वो हम बोल सकते हैं कि गॉल स्टोन्स एक तरह के साइलेंट स्टोन्स है हमारे बॉडी में, तो वो हमें हार्म नहीं करते जब तक कि जो गॉल स्टोन्स है, जो डक्ट हमारे गॉल स्टोन से अटैच्ड है, जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं या कॉमन बिलियरी डक्ट कहते हैं, उसके अंदर अटक ना जाए। तो अटकना का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है वो बाहर नहीं आ सकेगा, तो इससे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन सेप्सिस होने के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए वो टाइम पे हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है। नहीं तो ये स्टोन्स का मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि ये स्टोन्स हमारे गॉल ब्लैडर में है भी या नहीं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि लाइफस्टाइल से हम इसे कैसे मैनेज करें। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो बोलूँगी कि हमारे स्ट्रेस को हमें मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस का और लिवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो हमें हमारे स्ट्रेस लेवल्स को अच्छी तरह से मैनेज करना है। ये मैं बोल रही हूँ कि जब आपके इनिशियली गॉल स्टोन्स है या आपको पता आपके गॉल स्टोन्स बनना शुरू हुए हैं, और जब हमें ये पता चलता है कि गॉल स्टोन्स बने हैं और वो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारा स्ट्रेस मैनेज करना है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह से हमने मैनेज की है। हमारी लाइफ सेडेंट्री नहीं होनी चाहिए कोई भी तरह से। हमें देखिए ऐसा नहीं है कि हमने 15-20 मिनट वर्कआउट कर लिया या आधा घंटा वर्कआउट कर लिया, उसके बाद में हमारा दिन भर का काम है हम सेडेंट्री बैठे रहे हैं एक जगह पे, या जैसे हम बोल देंगे कि हम ऑफिस में वर्क करते हैं। ठीक है, हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हमें एक जगह दिन भर बैठना पड़ता है। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि देखिए जैसे एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का आप एक ड्यूरेशन रखिए, या तो आप अलार्म लगा लीजिए या आप याद से हर आधे से पौन घंटे में क्या कीजिए, उठ के थोड़ा इधर उधर घूमिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे पानी के लिए उठ जाइए, या फिर कोई छोटे से काम के लिए जब हम किसी और को वो काम बोलते हैं तो उसके लिए हम खुद उठ जाएं। तो ऐसे हमें हमारी बॉडी को मोबाइल रखना है, इससे हमारा सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में थोड़ा सा यू नो एक किक मिलता है। तो दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी वो है कि हमें हमारा वेट रिड्यूस रखना है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम रैपिडली हमारा वेट कम करेंगे, जी नहीं, उसे अच्छी तरह से, करेक्ट तरह से और ग्रेजुअली हमें हमारा वेट कम करना है। वेट के ऊपर भी मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो अभी मैं ये बोलूँगी कि वेट हमें मैनेज रखना है। ऐसा नहीं है कि हम ओवर वेट है या ओबेस्ड है, हमें उसे बढ़ाना है। और ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड, ग्रीसी फूड्स, ये सब का इंटेक हमें कम रखना है। हमारे डाइट के अंदर हमें फाइबर बढ़ाना है। सैलेड्स मिनिमम एक बार तो आप लें। अगर आपको गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम है, सैलेड तो खाली गॉलस्टोन्स के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी सैलेड्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी में। ये देखिए कि हम हमारा फाइबर कैसे स्पाइक करते हैं बॉडी के अंदर। और हैवी मील्स एक बार में मत लीजिए, जैसे हम पेट भर के एक बार में खा लेते हैं, फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम का गैप दे देते हैं, फिर और एक बार हैवी मील खा लेते हैं, ऐसे मत लीजिए। 3 to 4 मैं बोलूँगी 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे हमारा खाना जो हम खाते हैं वो स्टमक में रहता है, उसे प्रोसेस होने के लिए कम से कम 4 घंटे होते हैं। तो 4.5 to 5 आवर्स का गैप दीजिए एक मील में, उसके बाद ही आप दूसरा मील लीजिए। तो ऐसा फ्रीक्वेंटली आप कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में हमें रखना चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं जिन्हें गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और दूसरा मैं बोलूँगी कि बाहर खाना ज़्यादा ना खाएं। बाहर के चाट वगैरह है, ये है, हम देख कर के टेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल करना है। हमें ये देखना है कि हम हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे मैनेज करें। तो जितना हो सके हमें घर का कुक्ड फूड ही लेना है। और
ओवर ईटिंग मैं बोलूँगी, देखिए हमारा पेट भर जाता है फिर भी हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम हमारा गॉल स्टोन्स मैनेज कर सकते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में ये बोलूँगी कि देखिए होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारे अच्छे मेडिसिन्स हैं। मैंने भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में और होम्योपैथी मेडिसिन्स के साथ में मैंने उनका गॉल स्टोन्स में उन्हें हेल्प करी है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट से वो बाहर आए हैं। मैंने उन्हें सर्जरी प्रिवेंट करने से रोका है। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको प्रॉब्लम होते जा रही है और आप उसे कंटिन्यू करते जाइए, उसे बढ़ाते जाइए, आप सर्जरी को ऑप्ट ना कीजिए। जी नहीं, मैं कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। बस मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक होलिस्टिक वे के अंदर मेडिकेशन से, तो हम अपना ऐसा ऑर्गन क्यों निकालें हमारे बॉडी से बाहर जिसकी इतनी ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जो गॉल स्टोन से रिलेटेड होते हैं, कि जब हमें गॉल स्टोन्स होते हैं तो हमें किस तरह, पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। तो देखिए सिम्टम्स में आ गया कि आपको सिवियर पेन होना, नोज़िया होना, वॉमिटिंग्स होना, आपका यूरिन के अंदर आपके यूरिन चेंजेस, कलर चेंज होता है, आपका यूरिन कलर डार्क हो जाता है, आपके पेट में क्रैम्प्स आना, आपको फीवर आना, चिल्स के साथ में फीवर आना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। तो इसकी और एक सीरीज़ है जो इसका और एक कनेक्शन मैं बोलूँगी कि हमें, अगर देखिए पहली बात तो प्रिवेंट कीजिए सर्जरी। अगर आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते या आप ऐसे हैं कि आपने सर्जरी करा ली है, तो आपको इसे कैसे मैनेज करना है, सर्जरी के बाद में क्या डाइट होनी चाहिए, क्या इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ ट्यून्ड रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।